हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 28 एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम। हम फिर से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के ही एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। सारे एमसीक्यूज़ करेंगे, ये वही एमसीक्यूज़ हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं नॉर्सेट के एग्ज़ाम्स में, अदर स्टेट्स के नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स में, ईएसआईसी में और आरआरबी में। ठीक है, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के। ठीक है, पिछली भी मैंने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की मेडिकल सर्जिकल का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के एमसीक्यूज़ हम कर रहे हैं, तो मेडिकल सर्जिकल स्पेशल सीरीज़ चल रही हैं। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। और विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ असाइटस इज, जब पेरिटोनियल कैविटी में, अब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है तो उसकी डाइटरी मैनेजमेंट क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्टेड वाटर इनटेक, रिस्ट्रिक्टेड सोडियम इनटेक, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो, असाइटस किसको होता है? मोस्टली जॉन्डिस वाले पेशेंट्स को जो है असाइटस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड ऑलरेडी बिल्डअप है, तो हमें पहली बात तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा वाटर इनटेक, क्योंकि फ्लूइड तो ऑलरेडी है बॉडी में। और हमें सोडियम इनटेक भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम क्या करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन कराता है। तो बोथ ए एंड बी इज़ अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए इज़, हेपेटाइटिस की ट्रांसमिशन का मोस्ट कॉमन रूट कौन सा है? बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओरोफिकल रूट, बाय सेक्शुअल इंटरकोर्स, या फिर बाय ड्रॉपलेट। सो जो हेपेटाइटिस ए है वो होता है ओरोफिकल रूट से मोस्टली, और जो हेपेटाइटिस बी है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। हेपेटाइटिस ए और ई किससे होता है? ओरोफिको रूट से। हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन इन द लिवर। ठीक है, तो ओरोफिकल रूट से हेपेटाइटिस ए एंड ई होता है। नेक्स्ट है, फूड आइटम नीड टू बी अवॉइडेड इन क्लाइंट विद हेपेटिक डिसफंक्शन टू प्रिवेंट हेपेटिक कोमा। कौन सा फूड जो है अवॉइड करना चाहिए हिपैटिक डिसफंक्शन में? ठीक है, जब किसी का जो लिवर है वो काम नहीं कर रहा प्रॉपर, हिपैटिक कोमा को प्रिवेंट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन या फिर मिनरल, बताइए कौन सा हमें करना चाहिए? तो हिपैटिक डिसफंक्शन वाले पेशेंट में हम प्रोटीन जो है वो कम देते हैं। देखो, आजकल तो प्रोटीन लेते हैं, बट बोलते हैं कि जो प्रोटीन है ना वो एनिमल प्रोटीन से कम लेना है। ठीक है, तो आप वेजिटेरियन प्रोटीन ले सकते हो, बट जो प्रोटीन है ना उससे क्या होता है, उसका क्या जो अमोनिया बनता है ना प्रोटीन से टूट के, वो क्या करता है? हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी कर देता है। ठीक है, जो हिपैटिक है उसकी इंसेफ्लोपैथी कर देता है, तो क्या हो जाता है, इसीलिए उसका रिसेंटली जो है वो कम कर दिया गया है इनटेक। ठीक है, जो प्रोटीन होता है, तो हिपैटिक डिसफंक्शन वाले पेशेंट को जो है वो प्रोटीन जो है अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है, इन ग्लूटन इंटॉलरेंस द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। इनमें से कौन सी चीज़ जो है ग्लूटन इंटॉलरेंस वाले को रिकमेंड नहीं होती? वीट, रे, ओट्स, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आएगा रे। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो ऑल ऑफ द अबव आएगा, रिकमेंड नहीं होती, क्योंकि इसमें ग्लूटोन प्रोटीन होता है। तो ग्लूटोन इंटॉलरेंस है उसे ऑलरेडी, ये देके तो उसे फिर और ज़्यादा साइड इफेक्ट होंगे, इसलिए वो ये तीन चीज़ें उसको नहीं देते। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु इज रिसीविंग PNI, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन इन्फ्यूजन। द नर्स शुड परफॉर्म ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग एवरी 6 आवर्ली टू डिटेक्ट विच कॉम्प्लिकेशन। एक पेशेंट को पेरेंट्रल न्यूट्रिशन चल रहा है, ठीक है, उसका हर 6 आवर्स में ब्लड ग्लूकोज लेवल वो मॉनिटर कर रही है नर्स, तो वो किस कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए कर रही है? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपोकैलीमिया। तो ऑब्वियसली अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर हो रहा है तो हम किस चीज़ के लिए चेक कर रहे हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि पहली बात तो वो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है ताकि वो बढ़े या फिर डिक्रीज ना हो। तो इसमें तो लिखा ही ऑलरेडी है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मॉनिटर हो रहा है, तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 45-year-old मेल पेशेंट इज इन ऑन TPN। ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे है वो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर नर्स टू असेस इन दिस पेशेंट। उस पेशेंट में कौन सी जो है असेसमेंट है इंपॉर्टेंट होगी नर्स के लिए असेस करने के लिए? असेस द बावल साउंड, असेस द पेरिफेरल IV सेट, या फिर कंफर्मेशन दैट द ट्यूब इज इन द स्टमक, या फिर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग। देखो, जो TPN पे पेशेंट होते हैं ना, ठीक है, उनमें क्या होता है,
जो फीडिंग है वो बाईपास कर रही होती है किसको, जीआई ट्रैक को। जो फीडिंग को हम बाईपास कराते हैं जीआई ट्रैक से, तो उसमें क्या है, जो फ्लूइड है वो किसके थ्रू दिया जाता है, वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू दिया जाता है, वेन्स के थ्रू। तो हमें क्या देखना होता है कि जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है वो प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं। तो नर्स को क्या असेस करना है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करनी है अगर कोई पेशेंट जो है टीपीएन पे है, ठीक है। टीपीएन क्या होता है, हम इसमें क्या कराते हैं, फीडिंग कराते हैं जो कि बाईपास करती है जीआई ट्रैक को, और जो फीडिंग है वो वेन से कराते हैं, और मोस्टली जो सब क्लैविकुलर वेन होती है ना, उससे ये फीडिंग दी जाती है, ठीक है। इन पेशेंट विद डिक्रीज्ड एंड एब्सेंस गैग रिफ्लेक्स साइडलाइन पोजीशन इज गिवन, जिसमें गैग रिफ्लेक्स जो एब्सेंट होता है उनमें साइडलाइन पोजीशन क्यों दी जाती है, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, प्रिवेंट बेड सोर, स्टिमुलेट गैग रिफ्लेक्स, या फिर मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस। ऑब्वियसली हम उसे साइडलाइन पोजीशन इसलिए देते हैं ताकि हम उसकी एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर पाएँ, ताकि वो एस्पिरेट ना कर जाए, ठीक है, उसे रेस्पिरेटरी अरेस्ट ना हो जाए, ठीक है। हम बोलते हैं ना, अगर किसी का गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो ऑलवेज उसको साइडलाइन पोजीशन दो, ताकि जो उसकी सिक्रीशंस है वो फॉल आउट होती रहे। नेक्स्ट पे चलते हैं, विटामिन 2 बी करेक्टेड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिसेस। मैंने कल ही ये क्वेश्चन कराया है, बट ये नहीं था, पर मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस सारा समझाया था, ठीक है, तो आप पीछे पार्ट में जाके देख सकते हैं। तो कौन सा विटामिन करेक्ट होना चाहिए, विटामिन के, डी, सी या फिर B12। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ऑब्वियसली विटामिन के को है जो वो करेक्ट रखना है, क्योंकि विटामिन के क्या करता है, कोगुलेशन में हेल्प करता है, कोगुलेटेड है विटामिन, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है, तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, इसलिए विटामिन के को जो है वो मेंटेन रखना होता है। नेक्स्ट टाइम, पेशेंट विद हेपेटाइटिस बी, विच एक्टिविटी ऑर्डर वुड द नर्स एक्सेप्ट टू बी प्रिस्क्राइब। एक पेशेंट है उसे हेपेटाइटिस बी हुआ है, तो कौन सी जो नर्स है वो कौन सी ऑर्डर जो है फिजिशियन से एक्सपेक्ट करेगी, बेड रेस्ट, इनकरेज एम्बुलेशन, सेडेंटरी एक्टिविटी या स्ट्रेनस एक्टिविटी। सो ऑब्वियसली बेड रेस्ट है जो वो एक्सपेक्ट करेगी कि उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेगा एक फिजिशियन, क्योंकि वो हेपेटाइटिस बी वाला है। अगर हम उसे एम्बुलेशन कराएंगे तो ठीक है, वीक है ऑलरेडी, हेपेटाइटिस है उसको, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है, तो उसके बाद सेडेंट्री एक्टिविटीज़ भी नहीं कराएंगे उससे हम, और स्ट्रीनस एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होता है हेपेटाइटिस बी वाला, इम्यूनिटी लो होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टल ब्लीडिंग इज ए प्री डोमिनेंट सिम्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखो रेक्टल ब्लीडिंग जो होती है वो कौन सा सिम्टम है इसमें से कंडीशन का, अपेंडिसाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डिवर्टिकुलाइटिस या फिर कॉन्स डिसीज। जो रेक्टल ब्लीडिंग है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखी जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब कॉलन में जो है वो इन्फेक्शन हो गई है, तो ये इन्फेक्शन रेक्टम से होती हुई, कॉलन से होती हुई ऊपर को जाती है, इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। मोस्टली जो इसका ऑनसेट है वो खाना खाने के घंटा 1.5 घंटे बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, क्रॉन डिसीज, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रीडोमिनेंट सिम्टम कौन सा होता है, उस पेशेंट में हमें रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ये थे कुछ क्वेश्चन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से। मैंने सुबह भी एक वीडियो डाली है, ठीक है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब हम नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे, मैं एक बार देख लेती हूँ कि अगर कोई MCQs रह गए हैं, या फिर आप बता दीजिए मुझे कोई डिसीज़ कंडीशन रह गई है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।